हेलो दोस्तों, नमस्कार। FST01 का ये दूसरा बूस्टर डोज है। इससे पहले हम पहला दे चुके हैं, वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। देखिए, FST01 जो हम पढ़ते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के आधार के पाठ्यक्रम पढ़ते हैं। ये खंड 2 है, यानी कि दूसरा पाठ है। ठीक है, देखिए आप लोग से मेरा एक निवेदन है कि आप लोग वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करिए। आइए हम देखते हैं प्रश्न। उससे पहले आप लोग का एक प्रश्न था कुछ दोस्तों का, उन्होंने मेरे से पूछा था कि सर FST01 का एग्ज़ाम MCQ मोड में होगा या सब्जेक्टिव मोड में। तो आप लोग को ये मैं बताऊंगा कि देखिए MCQ या सब्जेक्टिव मोड। तो मैंने जब दिल्ली के रीजनल सेंटर हेडक्वार्टर में फ़ोन लगाया तो वहाँ से कोई जवाब नहीं आया, फ़ोन रिसीव ही नहीं किया गया। तो मैंने मेल किया है, यदि उसका जवाब आ जाता है तो आगे वाले पार्ट में हम वो बता देंगे कि MCQ में होगा या सब्जेक्टिव। संभवतः आप मान के चलिए कि सब्जेक्टिव मोड में ही होगा, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से कम टाइम में एग्ज़ाम लेने का ये था, तो इसलिए MCQ मोड में रखा गया। अब से फिर से सब्जेक्टिव मोड में ही लिया जाएगा। ऐसा कोई जवाब नहीं आया, हम अपने तरफ से बोल रहे हैं। यदि जवाब आता है तो हम आपको बताएंगे। आइए प्रश्न देखते हैं। देखिए, आधुनिक विज्ञान का उद्गम के आधार पर पाठ आज का प्रश्न बताएंगे। देखिए, आधुनिक विज्ञान का उद्गम क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, आधुनिक विज्ञान के आधार को हम यूरोपीय समाज में 15वीं शताब्दी के मध्य में हुए क्रांतिकारी परिवर्तनों में खोज सकते हैं। इन परिवर्तनों के कारण अंधकार युग की अज्ञानता, मतलब अंधकार युग की अज्ञानता का मतलब यह हुआ कि उस टाइम जो छुआछूत काला गोरा का जो चल रहा था उसको, और वो उसको समाप्त कर दिया जब आधुनिक विज्ञान का उद्गम हुआ। निराशा समाप्त हो गई और ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जिनसे विज्ञान तथा उसके उपयोग के बारे में एकदम नया दृष्टिकोण सामने आया। इन परिवर्तन को वैज्ञानिक और औद्योगिक क्रांति कहा गया है। ठीक है, अब आधुनिक विज्ञान का उद्गम समझ गए। आइए देखते हैं प्रश्न। देखिए, फर्स्ट वीडियो में हम 10 प्रश्न बता दिए हैं, 9 या 10 प्रश्न बताएं, आप जाके देखिएगा। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। 10 प्रश्न लेके चलते हैं। देखिए, पट्टा संचालन क्या होता है? भारतवर्ष में यह विधि किस प्रकार के रूप में आई? देखिए, ये प्रश्न 2 नंबर में आ सकता है। पट्टा संचालन क्या होता है? भारतवर्ष में यह विधि किस प्रकार से रूप में आई? 2 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं। देखिए, पट्टा संचालन क्या होता है? मध्ययुगीन भारत में आविष्कारों को काफ़ी बल मिला। मध्ययुगीन जो भारत था उसमें आविष्कारों को काफ़ी बल मिला था। इस प्रणाली में ऊर्जा के संचरण के पट्टे द्वारा संचालन चरखे के रूप में भारत में हुआ। चरखे के रूप में जो है पट्टा का यूज किया गया था भारत में पहली बार। इससे सूत और वस्त्र सस्ते हुए, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। बाद में हीरे की कटाई में पट्टे का प्रयोग बर्मा चलाने में भी किया गया था। बर्मा क्या होता है? हीरे को जो काटता है मशीन, उसी को बर्मा कहते हैं। उस मशीन को बर्मा कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले पट्टे जो चरखे में यूज किया गया था, जो सूत और वस्त्र की, जिसके कारण सस्ते हुए। बाद में इतिहासकारों का मानना है कि हीरे की कटाई में इसका उपयोग किया गया था, जो मशीन था बर्मा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, MCQ हो या सब्जेक्टिव मोड हो, आपको तो पढ़ना तो पड़ेगा ही बुक ना। तो आप ऐसे करके चलिए, आपको MCQ भी यदि पूछा जाता है तो आपको बुक ही सब्जेक्टिव ही पढ़ना पड़ता है, उसी में से आपको MCQ निकाल के दिया जाता है। तो आप ऐसा करिए कि हम सब्जेक्टिव जो बता रहे हैं, यदि वहाँ से जवाब आ गया तो MCQ लिया जाएगा, तो हम MCQ के आधार पे ही क्वेश्चन बताएंगे। यदि सब्जेक्टिव मोड में बताया जाएगा तो यही चलते रहेगा, यही बूस्टर डोज। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक अर्धचालक की परिभाषा दीजिए और उन 2 पदार्थों के नाम बताइए
जो अर्धचालकों में सबसे सामान्य रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? आइए इसका उत्तर देखते हैं। वे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में चालक नहीं होते हैं, परंतु यदि इनमें कोई अशुद्धि मिला दी जाए तो ये चालकों की भांति व्यवहार करने लगते हैं। देखिए, अर्धचालक क्या होता है? देखिए, जिसमें करंट फ्लो नहीं करता है वो अर्धचालक। इसमें यदि कुछ अलग बाहर से कुछ मतलब पदार्थ मिला दिया जाएगा तो वो चालक के भांति काम करने लगता है। देखिए, मिला दी जाए तो ये चालकों की भांति व्यवहार करने लगते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, इसका उपयोग ट्रांजिस्टर बनाने में होता है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के नियंत्रक यूनिट का कार्य बताइए। देखिए, सॉफ्टवेयर आप जानते हैं कंप्यूटर में वैसा चीज़ जिसको हम प्रोग्राम जिसको हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर। जिसको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर है। कंप्यूटर के नियंत्रक यूनिट का कार्य बताना है, ठीक है। इसको जानते हैं, आप लिखिएगा कैसे, क्योंकि ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, इसमें लिखना होता है, ना कि एकदम मौजवानी समझा देना। देखिए, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर इस प्रोग्राम में दिए गए निर्देशों के मुताबिक ही चलता है। जो सॉफ्टवेयर है उसके अनुसार कंप्यूटर चलता है। उपयुक्त प्रोग्राम के माध्यम से कंप्यूटर को न केवल सरल अंकगणितीय समस्याएं हल करने के लिए निर्देश दिए जा सकते हैं, बल्कि बहुत ही जटिल गणनाएं करने के लिए भी इसको निर्देश दिए जा सकते हैं। कौन देता है? सॉफ्टवेयर। देखिए, एग्जाम्पल में सॉफ्टवेयर का नाम देखिए, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, टेली एटसेट्रा, ठीक है। थोड़ा सा पर कर लेते हैं। कंप्यूटर में एक बार प्रोग्राम दिए जाने पर नियंत्रक यूनिट काम शुरू होता है। यह निर्देशों का चुनाव करती है, उन्हें क्रमबद्ध करती है और अन्य यूनिटों को अपने अपने कार्य करने के लिए कहती है। यह यूनिट कंप्यूटर शरीर में केंद्रीय तंत्र की तरह काम करती है, ठीक है। ये प्रश्न आपको 5 नंबर के आसपास में पूछ लिया जाएगा, ठीक। आइए आगे देखते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। यदि पूछा जाएगा तो हम कुछ ऑब्जेक्टिव भी बताते चलेंगे। देखिए, हमारे सौरमंडल के उन ग्रहों के नाम बताइए जिनके विशिष्ट लक्षण नीचे दिए गए। सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह कौन सा आता है? बुध। पहला वीडियो हम बताए थे सूर्य के सबसे नज़दीक, सबसे दूर कितने ग्रह हैं, उन सारी चीज़ों की जानकारी फर्स्ट वीडियो में हम दिए हैं। दूरबीन से देखे जाने पर 3 वलयों से घिरा हुआ ग्रह क्या होता है? शनि। ये आपको 1 नंबर सब MCQ में पूछा जाएगा, तो ये भी बताते चलेंगे कुछ कुछ। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, इन रोगों के श्रेणियों के नाम बताइए जो निम्नलिखित रोग उत्पन्न करते हैं। देखिए, हैजा, मलेरिया, रेबीज, दाद, ये किन वजह से होता है वो हम आपको बताएंगे। ये आपको 1 नंबर में MCQ में आता तो ठीक है, नहीं तो आपको इस टाइप से आ जाएगा। ये जितना 4 है तो आपको 5 नंबर के आसपास में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको अच्छे से देखिए। देखिए, हैजा जो है वो संक्रामक रोग है जो बैक्टीरिया से होता है। मलेरिया यह भी संक्रामक रोग है जो परजीवाणु या प्रोटोजोआ से होता है। रेबीज जो विषाणु से होता है। दाद जो कवक से होता है, ठीक है, आप देख लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको 10 नंबर के आसपास में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, किन्हीं 2 स्रोतों के नाम बताइए जहाँ से पारा जलाशयों तक पहुँचता है और उसे प्रदूषित करता है। पारा जो है वो किस तरह से जलाशय तक पहुँचता है, वह कैसे प्रदूषित करता है। बताइए कि किस प्रकार पारा जल से मनुष्यों तक पहुँचता है, और ये भी बताना है कि जल से किस तरह से मनुष्य तक पहुँचता है और किस प्रकार उन्हें हानि पहुँचता है। मनुष्य तक पहुँचने के बाद उसे किस तरह से हानि पहुँचाता है। आइए इसको जानते हैं। देखिए, पारा ऐसी भारी वस्तु है जो आहार श्रृंखला में लगातार बढ़ता जाता है। खाद्यान्न, पल्प और पेपर मिलें और विद्युत उपकरणों आदि से जलीय पर्यावरण में पारे का मात्रा बढ़ जाता है। पारे का उत्सर्जन भी आसानी से
नहीं होता है। कैसे होता है? मतलब इस औद्योगिक क्षेत्र से जिसका कूड़ा करकट पानी में जाता है, पानी से जलीय जीव में जाता है, जलीय जीव को हम खाते हैं तो मनुष्य में ये आ जाती है। एक बार आहार श्रृंखला में आने के बाद पारे का संतुलन यदि मात्रा हर स्तर पर बढ़ता जाता है। उदाहरण के लिए पौधे से बड़ी मछली में, ठीक है, बड़ी मछली को जब हम खाते हैं तो मनुष्य में यह फैल जाता है। देखिए, जापान जैसे देशों में जहां मछलियों और समुद्री खाद्य पर ज़्यादा निर्भरता है, वहाँ पारे की अशुद्धता, विषाक्तता की संभावना का खतरा समुद्र में औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रदूषकों के छोड़ने से और भी बढ़ गया है। मिनीमेटा बे के निकट रहने, मिनीमेटा एक जगह है, उसके निकट रहने वाले लोगों ने समुद्री खाद्य जो मिथाइल मरकरी से प्रदूषित था, आइए आगे देखते हैं। देखिए, इस्तेमाल किया और उससे उनके पैर, होंठ और जीभ शून्य हो गए। देखिए, पारा जो हमारे शरीर में जाता है तो पैर, होंठ और जीभ शून्य हो जाते हैं, ठीक है, और मांसपेशियों पर नियंत्रण समाप्त हो गया। बहरापन, धुंधला दिखाई देना, सुस्तपन और मानसिक असंतुलन आदि बीमारियां भी हुई। विषाक्तता से प्रभावित 52 रोगियों में से 17 लोग, यह रोग से यदि पारा शरीर में जाने के बाद यह 52 रोगियों में से 17 लोग मर गए और 23 हमेशा के लिए विकलांग हो गए। समझ गए पारा शरीर में जाने के बाद कितना खतरा रहता है शरीर को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन आपको 10 नंबर के आसपास में पूछा ही जाएगा। इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप रखिए, VVI मान के चलिए ये क्वेश्चन हर एक बार क्वेश्चन आता है और 10 नंबर लेके आपको, यदि अच्छे से लिखिएगा तो 10 नंबर आपको आने का पूरा संभावना है। देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बिग बैंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ब्रह्मांड की कैसे उत्पत्ति हुई और बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताना है। इस सिद्धांत के पक्ष में एक प्रमाण दीजिए। यह सही है तो इसके बारे में एक प्रमाण भी देना है। आइए जानते हैं इसको विस्तार से, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत का श्रेय एडविन हबल नामक वैज्ञानिक को जाता है। यह थ्योरी जो है एडविन हबल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण प्रचलित सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। इसकी उत्पत्ति की सबसे अच्छा सिद्धांत जो उत्पत्ति, ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है वो बिग बैंग थ्योरी एक सिद्धांत है, महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत एक बहुत बड़े विस्फोट से हुई। इसमें कहा गया है बिग बैंग थ्योरी में कि बिग बैंग से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और यह एक बड़े विस्फोट से हुआ। यह कोई ऐसा विस्फोट नहीं था जैसे विस्फोट से हम परिचित हैं, जो केंद्र से बाहर की ओर फैलते हैं। यह एक ऐसा विस्फोट था जो एक ही समय पूरे ब्रह्मांड में हुआ था। इस विस्फोट के कारण अत्यंत गर्म और अत्यंत सघन पदार्थ से अंतरिक्ष भर गया था। यह अंतरिक्ष में किसी पदार्थ का नहीं बल्कि स्वयं, देखिए आगे, यह अंतरिक्ष में किसी पदार्थ को नहीं बल्कि स्वयं अंतरिक्ष का विस्फोट था। पदार्थ का हर कण एक दूसरे से दूर हो गया। ये बिग बैंग थ्योरी में कहा गया। आज तक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रथम क्षण की तस्वीर खींच पाना असंभव है। देखिए आगे, देखिए, उस क्षण में ब्रह्मांड का तापमान के बारे में बताते हैं, लगभग 1 खरब 10⁻11 डिग्री सेंटीग्रेड था। ऐसा तापमान पर सामान्य पदार्थ के कोई भी घटक, परमाणु, अणु और यहाँ तक कि परमाणु नाभिक भी एक साथ नहीं रह सकते। शुरू के ब्रह्मांड में इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉनों की अधिकता थी। इसमें कुछ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी थे। इसके अलावा शेष ब्रह्मांड ऊर्जा से भरा था। यह एक प्रकार का अंतरिक्षीय घोल था। आइए आगे देखते हैं। देखिए, जैसे जैसे विस्फोट होते गए, पदार्थ और ऊर्जा फैलते गए।
ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और तापमान कम हो गया। यह तापमान पहले सेकेंड के लगभग 10वें हिस्से में 30 अरब डिग्री सेंटीग्रेड पहले सेकेंड के लिए 30 अरब डिग्री तापमान चला गया था। लगभग 1 सेकेंड के बाद 10 अरब डिग्री तापमान चला गया था और लगभग 14 सेकेंड के बाद 3 अरब डिग्री तक पहुंच गया। पहले 3 मिनट के अंत ब्रह्मांड का तापमान काफ़ी कम हो गया, जिससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर सामान्य नाभिक बनने शुरू हुए। ब्रह्मांड में सबसे पहले भारी हाइड्रोजन के नाभिक बने। सबसे पहले भारी जो है ना हाइड्रोजन का नाभिक बनना स्टार्ट हुआ था। प्रत्येक नाभिक एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन से बना होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, वो सबसे हल्का तत्व होता है, उसी का सबसे भारी मतलब नाभिक बनना शुरू हुआ था। आइए आगे देखते हैं। देखिए, तापमान अभी भी इतना अधिक था कि परमाणु बनते ही विघटित हो जाते थे। जैसे बनता था वो खत्म हो जाता था। यह पदार्थ लगातार फैलता रहा, धीरे धीरे ठंडा और कम घना होता गया। कई हजार वर्ष के बाद यह काफ़ी ठंडा हो गया। ये बिग बैंग थ्योरी में बताया गया है। अब इसमें हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक इलेक्ट्रॉन से मिलकर इनके परमाणु बनाने लगे थे। शीघ्र ही उत्पन्न गैस ने गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण छोटे छोटे पिंडों का स्वरूप ग्रहण करना शुरू कर दिया। अंततः इन पिंडों ने बिग बैंग विस्फोट से लगभग 5 अरब वर्ष बाद घनीभूत होकर वर्तमान ब्रह्मांड की मंदाकिनियों और तारों का निर्माण किया। देखिए, इसका प्रमाण देखते हैं। बिग बैंग थ्योरी का प्रमाण क्या है? देखिए, अनेक वर्षों तक खगोल शास्त्री यह विश्वास करते रहे कि यदि बहुत पहले कोई अंतरिक्षीय विस्फोट हुआ था तो उस प्रक्रिया से उत्पन्न कोई विकिरण अब भी ब्रह्मांड में मौजूद होना चाहिए। वैज्ञानिकों का खगोल शास्त्री का मानना था कि यदि बिग बैंग थ्योरी सही है तो अभी तक हमारे ब्रह्मांड में कोई विकिरण तो होना चाहिए, विकिरण होना चाहिए जो इसको सत्य घोषित करे। देखिए, यह विकिरण भले ही कमज़ोर हो, ब्रह्मांड के फैलने और ठंडा होने के कारण भले ही इसकी ऊर्जा समाप्त हो चुकी हो, किंतु ब्रह्मांड में इसका अस्तित्व तो होना ही चाहिए। खगोल भौतिक के वैज्ञानिकों द्वारा की गई गणनाओं से पता चलता है कि यह विकिरण, जिसे वैश्विक सूक्ष्म तरंग पृष्ठभूमि का विकिरण कहा जाता है, प्राचीन अतीत का अवशेष है। जब ब्रह्मांड लाइट ऑफ हो गया था। देखिए, खगोल भौतिकी वैज्ञानिकों द्वारा गणनाओं से पता चलता है कि विकिरण, जिसे वैश्विक सूक्ष्म तरंग पृष्ठभूमि का विकिरण कहा जाता है, प्राचीन अतीत का अवशेष है, जब ब्रह्मांड बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक चरण में था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, शुक्र ग्रह की सतह पर तापमान उच्च क्यों होता है? समझाइए, शुक्र ग्रह की सतह पर तापमान टेम्परेचर जो है हाई क्यों रहता है, समझाइए। देखिए, शुक्र ग्रह की सतह पर इतना अधिक तापमान ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होता है। वजह क्या है? ग्रीन हाउस। जब सूर्य का प्रकाश उसके बादलों और वायुमंडल से गुजरकर सतह तक पहुंचता है तो सतह का ताप बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पर सतह से अवरक्त विकिरणें निकलती है। शुक्र के वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन अवरक्त विकिरणों को वायुमंडल से बाहर निकलने नहीं देती। इस तरह काफ़ी मात्रा में सूर्य की गर्मी शुक्र के वायुमंडल में कैद हो जाती है और बहुत थोड़ी ऊष्मा ही बाहर निकलती है। फलस्वरूप शुक्र की सतह का तापमान बढ़ जाता है, जिसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं शुक्र को। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, ब्लैक होल, जिसे कृष्ण विवर भी कहते हैं, सुपरनोवा शब्दों को मतलब क्या होता है, समझाइए। ये आपको 5 नंबर के आसपास में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, ब्लैक होल किसे कहते हैं? जब न्यूट्रॉन तारा का द्रव्यमान अधिक हो जाता है, न्यूट्रॉन तारा का द्रव्यमान अधिक हो जाता है तो वह एक अनिश्चित समय के लिए सिकुड़ता चला जाता है, जिससे घनत्व का पिंड असीमित हो जाता है, जिसे ब्लैक होल या कृष्ण विवर भी कहते हैं। सुपरनोवा किसे कहते हैं? इससे अभिनव तारा भी कहते हैं। इसे जो है सुपरनोवा को अभिनव तारा भी कहते हैं। अभिनव तारे
के विस्फोट के बाद लाल विशालकाय दानव तारे का क्रोड ही बचता है। यह क्रोड अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सिकुड़ता चला जाता है। इसे ही सुपरनोवा या अभिनव तारा कहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जुड़िए, आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए थैंक यू, जय हिंद।